नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यामिनी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज सेकंड पार्ट बनाने जा रहा हूं। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि प्रश्न कुंडली के ऊपर ये सारा जो एक तरह से आप सीरीज़ इसको कह सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस इस पे आने वाली हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ। आज कुछ और नियम बताऊँगा जो हम प्रश्न कुंडली में लगाएंगे। जब प्रश्न कुंडली बनाएंगे तो एक एक करके सारे नियम्स मैं जल्दी से बोलूँगा, क्योंकि अगर मैं लिखूँगा तो उसमें बहुत समय जो है व्यर्थ होता है। तो वीडियो आरंभ करने से पहले सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, और आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। और गणेश जी की स्तुति करना चाहता हूँ। सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें, और भगवान शनिदेव से आराधना करूँगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो देखिए, प्रश्न कुंडली एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है, जिसके लिए मैंने बहुत सारे नोट्स अभी बना के रखे हैं, और एक एक करके बहुत अच्छे आपको कुछ नई नई चीज़ें भी साथ साथ में बताने की कोशिश करूँगा। तो आइए जो मैं बताना चाहता हूँ वो आरंभ करते हैं। तो राशियों से मैं आरंभ करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, क्योंकि हर बुक्स वगैरह में आप पढ़ते रहते होंगे कि इस राशि का ये मतलब होता है, इस राशि का ये मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे बताना ज़रूरी है, क्योंकि जब प्रश्न कुंडली में ये सारी चीज़ें आएंगी तो उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि ये चर राशि मानी जाती है, स्वामी मंगल देव हैं, और ये जो होती है अग्नि तत्व राशि है, ये रात में बली होती है। ये यहाँ पे महत्वपूर्ण है, दिन में बली होना या रात में बली होना। जब प्रश्न कुंडली में जो प्रश्न करता होगा, जब हमसे वो किसी चीज़ का वो प्रश्न पूछेगा, तो लगन में जो राशि आती है फिर इस चीज़ का वहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो रात में ये बली होती है, और 10वें घर में ये जो राशि होती है ये बली होती है। ये यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद आती है 2 नंबर राशि। ये फिक्स्ड यानी स्थिर राशि होती है, और इसके स्वामी हैं शुक्र देव। ये एक तरह से अर्धी साइन होता है, यानी ज़मीन को दर्शाती है, और ये भी रात में ही बली होती है और 10वें घर में ही बली होती है। तीसरी राशि है मिथुन यानी जेमिनी। इसको द्विस्वभाव राशि कहा जाता है। बुध इसके स्वामी है। वायु तत्व राशि होती है, और दिन में ये बली होती है। पहले भाव में इसका ज़्यादा बल होता है। उसके बाद आती है कैंसर राशि। ये चर राशि है, चंद्रमा इसके स्वामी है। जल तत्व ये राशि है, रात में ये बली होती है, और ज़्यादातर ये चौथे भाव में स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, बली मानी जाती है। लियो यानी सिंह राशि फिक्स्ड साइन है, सूर्य देव इसके स्वामी है। अग्नि तत्व राशि मानी जाती है, रात में ये बली होती है, और 10वें घर में ये बली मानी जाती है। लगन से 10वां घर आपको लेना है। उसके बाद आता है वर्गो। ये ड्वेल राशि है, यानी द्विस्वभाव राशि है। बुध इसके स्वामी है। ये भी अर्धी साइन माना जाता है, और ये भी दिन में बली होती है। पहले भाव में इसको ज़्यादा बल दिया जाता है। उसके बाद आता है तुला। चर राशि है, शुक्रदेव इसके स्वामी हैं। इसको जल तत्व राशि कहा जाता है। ये यहाँ पे नोट कर सकते हैं, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, कुछ किताबों में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और ये फर्स्ट हाउस में बली होती है और दिन में बली होती है। इसी तरह से वृश्चिक, ये फिक्स्ड यानी स्थिर साइन है। मंगल इसके स्वामी है, जल तत्व है, रात में ये बली होती है, और 7वें भाव में इसको स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ये जब प्रश्न कुंडली आएगी तो उसमें बहुत ये सारे कॉम्बिनेशंस यूज़ होंगे। इसके बाद आती है धनु। ये द्विस्वभाव राशि है, बृहस्पति इसके स्वामी है, अग्नि तत्व है, और ये भी फर्स्ट हाउस में स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, और ये दिन और रात दोनों में बली मानी जाती है। उसके बाद आते हैं मकर राशि। ये चर राशि है, शनिदेव इसके स्वामी हैं। इसको जल तत्व और पृथ्वी तत्व दोनों श्रेणियों में यहाँ पे लिया जाता है। रात में ये बली होती है, 10वें और चौथे भाव में ये बली मानी जाती है। उसके बाद आती है कुंभ राशि। स्थिर राशि है, शनिदेव इसके स्वामी हैं। वायु तत्व राशि है, दिन में ये बली होती है, और फर्स्ट हाउस में इसको स्ट्रॉन्ग माना जाता है। उसके बाद आता है पाइसेस यानी मीन राशि। द्विस्वभाव राशि है, बृहस्पति इसके स्वामी है, जल राशि है ये, और दिन और रात दोनों ही समय ये बली मानी जाती है, और ज़्यादा ये 4th हाउस में इसको स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ये तो हो गया राशियों के बारे में। कुछ
बेसिक मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। इस पे मैंने अभी शीर्ष और देव और ये सब नहीं लिया है, कौन सी राशि आगे से उदय होती है, कौन सी पीछे से उदय होती है, उसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब मैं प्रश्न कुंडली बनाऊंगा तो उस समय साथ साथ जब प्रश्नकर्ता प्रश्न करेगा, एग्जाम्पल हम लेंगे, तो उस समय आपको डिटेल्स में बताऊंगा। अब बात करते हैं ग्रहों के बारे में। यहाँ थोड़ा सा महत्वपूर्ण जो एक योग है ग्रहों का, वो देखने को यहाँ पे आपको मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति देव की। ये शुभ ग्रह माने जाते हैं। 100% इनका शुभता का जो रिजल्ट है वो देखने को मिलता है। और ये कैंसर यानी 4 नंबर में उच्च के होते हैं और 10 नंबर में नीच के होते हैं। पीला इनका रंग होता है और इनका मीठा स्वभाव होता है, यानी मीठा इनको बहुत पसंद होता है। तो ये सब आप नोट कर सकते हैं। लेकिन हमें जो ज़रूरत पड़ने वाली है वो ये पड़ने वाली है कि ये जो ग्रह है वो शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह है, कितने % इनमें बल होता है। मेन हमें ज़रूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। जब कोई प्रश्नकर्ता किसी तरह से प्रश्न हमसे पूछेगा तब ग्रहों के रंगों की भी ज़रूरत पड़ती है, तो वो मैं साथ साथ आपको बताने की कोशिश करूँगा। उसके बाद है एक चीज़ और मैं भूल गया हूँ, बृहस्पति देव जो हैं एक पुरुष ग्रह माने जाते हैं। ये भी प्रश्न कुंडलियों में बहुत महत्वपूर्ण अपना रोल प्ले करेंगे। इसके बाद आता है शुक्र देव, बहुत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं। बृहस्पति की तरह इनमें भी बहुत शुभता होती है, लेकिन इनको भी 100% शुभ आप मान सकते हैं। लेकिन कुछ किताबों में इनको 75% माना जाता है, लेकिन 100% ये शुभ होते हैं, क्योंकि एक नेचुरल शुभ कारक हैं, गुरु हैं। जैसे देव गुरु बृहस्पति हैं, इसी तरह से शुक्र देव भी गुरु हैं। और उच्च राशि होती है मीन, नीच राशि होती है कन्या, और इनका जो रंग होता है वो फिरोजी होता है दोस्तों, और इनको खट्टा बहुत पसंद होता है। उसके बाद है चंद्रमा। चंद्रमा आपको यहाँ पे ये देखना है कि पक्ष बली हैं या कृष्ण पक्ष के हैं, यानी शुक्ल पक्ष के हैं या कृष्ण पक्ष के हैं, सूर्य से कितनी दूर हैं, ये सब इसके ऊपर डिटेल्स में ऑलरेडी एक मेरी वीडियो है, पहले वो आप देख सकते हैं। लेकिन अगर पंचषष्ठी के बाद का चंद्रमा है या षष्ठी का ही चंद्रमा होता है शुक्ल पक्ष में, तो उसको कुछ % बली माना जाता है। लेकिन अगर फुल मून होगा, पूर्णिमा का होगा, तो 100% स्ट्रांग माना जाता है। तो चंद्रमा एक शुभ ग्रह, अगर पक्ष बली होंगे 100% इनका रिजल्ट होता है। उच्च राशि होती है इनकी वृषभ, नीच राशि होती है इनकी वृश्चिक। इनका कलर जो होता है वो सफ़ेद होता है। स्त्री ग्रह जो है माने जाते हैं, और शुक्र देव भी स्त्री ग्रह माने जाते हैं। अब बात करते हैं बुध देव। बुध देव अगर अकेले होंगे या किसी शुभ ग्रह के साथ होंगे तो ये शुभ बन जाते हैं। इनका प्रभाव सिर्फ 50% होता है। उच्च राशि इनकी कन्या है, नीच राशि इनकी मीन है, ये सबको पता होगा। ये एक फीमेल ग्रह है दोस्तों, ये आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। हरा इनका रंग होता है। यही बुध देव अगर किसी मेलेफिक के साथ बैठ जाएंगे तो फिर ये मेलेफिक बन जाते हैं, और स्ट्रेंथ इनकी इतनी रहती है 50%। उसके बाद आते हैं शनिदेव। शनिदेव सबसे ज़्यादा मेलेफिक माने जाते हैं। जब प्रश्न कुंडली की हम बात करते हैं 100% इनका रिजल्ट देखने को मिलता है। उच्च राशि होती है तुला, नीच राशि होती है मेष, और इनका रंग होता है नीला। कुछ लोग इसको काला कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में शनिदेव का रंग नीला होता है दोस्तों। और ये एक नपुंसक ग्रह प्रश्न कुंडली के हिसाब से माने जाते हैं, लेकिन कुछ किताबों में इनको एक स्त्री ग्रह भी माना जाता है। उसके बाद बात करते हैं मार्स यानी मंगल देव। ये भी एक मेलेफिक हैं। 60 to 70% इनका मेलेफिक प्रभाव देखने को मिलता है। उच्च राशि है मकर, नीच राशि है कर्क यानी कैंसर, मेल प्लैनेट है, और ब्लड रेड इनका कलर होता है दोस्तों। इसी तरह से सूर्यदेव को भी यहाँ पर प्रश्न कुंडली जब हम करेंगे तो इनको मेलेफिक माना जाता है, लेकिन इनका जो प्रभाव होता है सिर्फ 50% होता है। उच्च राशि है मेष, नीच राशि होती है तुला, और इनका रंग जो होता है वो संतरी होता है। पुरुष ग्रह माने जाते हैं। इसी तरह से चंद्रमा अगर पक्ष बली नहीं है तो उसको मेलेफिक माना जाता है। फिर उसका रिजल्ट जो होता है वो 100% होता है।
राहु देव मैलेफिक हैं 100% इनका रिजल्ट देखने को मिलता है। जिसकी राशि में रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं। और इसी तरह से केतु, ये भी मैलेफिक हैं। राहु देव का जो रंग होता है वो धूम्र यानी धुएं का जो रंग होता है वो होता है, और केतु देव का जो रंग होता है वो हल्का सा ब्राउन जिसको आप कह सकते हैं वो इनका रंग होता है, जिसको इंग्लिश में सिनामन कहते हैं। और शुक्र देव का रंग मैंने यहाँ बताया नहीं है, शुक्र देव का रंग होता है फिर रोजी। अब बात करते हैं फ्रेंडशिप और एनिमी चार्ट की। कौन मेरा मित्र है, कौन मेरा दोस्त है, तो ये मैं जल्दी से यहाँ बताने जा रहा हूँ। थोड़ा सा इसमें वेरिएशन होता है तो ये आप नोट कर सकते हैं। सूर्य के लिए चंद्रमा मंगल गुरु मित्र होते हैं, शुक्र और शनि शत्रु होते हैं, बुध न्यूट्रल होता है। और चंद्रमा के लिए सूर्य और बुध मित्र होते हैं, मार्स गुरु शुक्र और शनि न्यूट्रल होते हैं। मार्स के लिए सन मून और जुपिटर मित्र हैं, मरकरी शत्रु है। वीनस और सैटर्न न्यूट्रल होते हैं। मरकरी के लिए सन वीनस मित्र हैं, मून जो है वो एनिमी है, और न्यूट्रल होता है मार्स जुपिटर और सैटर्न। जुपिटर के लिए सन मून मार्स मित्र हैं, मरकरी वीनस एनिमी है, और न्यूट्रल है सैटर्न। वीनस के लिए बुध और शनि मित्र होते हैं, सूर्य और चंद्र शत्रु होते हैं, मंगल और गुरु न्यूट्रल माने जाते हैं। इसी तरह शनिदेव के लिए मरकरी और शुक्र मित्र हैं, सूर्य चंद्र और मंगल शत्रु हैं, गुरु सम माने जाते हैं। तो ये जो है एक डिफरेंट तरह का फ्रेंडशिप एनिमी चार्ट है। ये सिर्फ प्रश्न कुंडली में ही हमें काम में लाना है दोस्तों। बाकी अगर आप वैदिक कर रहे हैं तो वहाँ पे ये काम नहीं आएगा। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है राशि, ग्रह और कौन मित्र है कौन शत्रु है। अब बात करेंगे कि भाव को कैसे देखा जाए, कौन सा भाव कब बली होगा, कौन सा भाव कब कमज़ोर होगा। इसके लिए कुछ रूल्स हैं। आधे रूल्स मैं आपको आज बताऊंगा, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें फिर बाकी रूल्स कवर करके, तो बेसिक जो रूल्स वाला वीडियो है वो यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। उसके बाद सीधा हम प्रश्न कुंडली बनाने की प्रक्रिया जो है वो मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाई जाती है। तो पहला रूल क्या है, जो मेलेफिक ग्रह होते हैं कौन से, शनिदेव, राहुदेव, मंगलदेव, केतुदेव, ये अगर बुधदेव के साथ बैठ जाते हैं या चंद्रदेव के साथ बैठ जाते हैं तो मेलेफिक हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, ये सूर्य देव से 72 डिग्री अंदर होने चाहिए। ये यहाँ पे रूल है, इसको आप नोट कर लीजिए। और साथ साथ प्रश्न कुंडली में गुलिक को भी एक मेलेफिक ग्रह माना जाता है। अगर गुलिक सूर्य देव से 72 डिग्री अंदर है तो ये बहुत ज़्यादा मेलेफिक हो जाता है दोस्तों। इसका सबसे ज़्यादा मेलेफिक प्रभाव देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि भाव कैसे बली होता है। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मैं सिर्फ और सिर्फ भाव के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पहला रूल यहाँ पे हम क्या लेंगे, प्रश्न कुंडली में भाव कब बली होगा, जब उसको कोई शुभ ग्रह देखेगा, शुभ ग्रह उसके अंदर आके यानी उस भाव में आके बैठ जाएगा, या उस भाव के आसपास 2 शुभ ग्रह आके बैठ जाएंगे। तो ये पहला रूल है। अब शुभ ग्रह कौन से, ये मैंने आपको पहले बता दिया है, बृहस्पति देव, शुक्र देव, फुल मून यानी पक्ष बली जो चंद्र होते हैं वो यहाँ पे लेना है। उसके बाद दूसरा नियम यहाँ पे क्या होता है, कोई भी भाव जो होता है वो कब बली होगा, जब उसका जो लॉर्ड होगा वो या तो शुभ ग्रह के साथ बैठ जाए, या शुभ ग्रह उसके आसपास आके बैठ जाए, या शुभ ग्रह उसको देख ले। तो जिस भाव का वो मालिक होता है उस भाव को बल मिल जाता है। यहाँ पे लॉर्ड को बल नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखनी है। मैं भाव के बारे में बता रहा हूँ। तीसरा नियम क्या होता है, कोई भी भाव कब बली हो जाता है, जब उसका कारक शुभ ग्रहों के साथ बैठ जाए, या शुभ ग्रह उसके कारक को देख लें, या कारक के आसपास 2 शुभ ग्रह जाके बैठ जाएं, तो भाव जो है वो बली हो जाता है, जिस भी भाव को वो कारक रिप्रेजेंट करेगा। ये यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। अब कोई भी भाव कब बली होगा, जो भाव किसी रिश्तेदार को रिप्रेजेंट करता है। अब मान लीजिए मदर का भाव चौथा होता है, तो चौथा भाव जो कब बली होगा
उसका कारक उसमें आके नहीं बैठना चाहिए दोस्तों। अगर उसका कारक उसमें आके बैठ जाएगा तो फिर भाव के बल में वो कमी कर देता है, यानी फिर भाव बली नहीं होता है। अब लास्ट रूल क्या है, अगर भाव कब बली होगा, जब उसका कारक उस पे दृष्टि डाल दे। ये भी एक बहुत अच्छा नियम है, ये वैदिक में भी लगाया जाता है, लेकिन प्रश्न कुंडली में थोड़ा सा डिफरेंट रूल है। तो ये हो गया भावों के बारे में, बहुत सारे रूल्स यहाँ पे मैंने आपको बता दिए हैं। अब कुछ और रूल्स हैं ग्रहों से रिलेटेड, वो मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। थोड़े से इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान से समझिए। 1, 4, 7, 10 ये जो केंद्र होते हैं, इनके जो स्वामी होंगे, अगर वो मेलेफिक प्लैनेट हैं, पहली कंडीशन, और साथ में अगर वो 3, 6, 8, 11, 12 के स्वामी नहीं हैं, तो ये जो ग्रह होते हैं ये कब बली होंगे, कब प्रश्न कुंडली में इनका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मेलेफिक अगर 1, 4, 7, 10 जो केंद्र होते हैं उनके मालिक होते हैं, लेकिन साथ साथ उनकी दूसरी राशि तीसरे, छठे, 8वें, 11वें और 12वें भाव में अगर नहीं आती है, तो फिर इस तरह से वो प्लैनेट बिहेव करता है। तो अब यहाँ पे रूल क्या बनेगा ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ऐसा कोई मेलेफिक ग्रह जो 1, 4, 7, 10 का स्वामी है केंद्र का, लेकिन 3, 6, 8, 11, 12 का स्वामी नहीं है, अगर ऐसा ग्रह केंद्र में बैठ जाता है तो फिर उस भाव को ये बल प्रदान कर देगा, यानी वो भाव जहाँ पे जाके ये बैठेगा वो भाव बली हो जाएगा दोस्तों। दूसरा, अगर यही ग्रह कहीं भी जाकर बैठता है, कुंडली में कहीं भी जाकर बैठ सकता है, लेकिन अगर वहाँ से वो अपने केंद्र भाव पर दृष्टि डाल देता है तो फिर उस भाव को बल ये प्रदान कर देता है। ये दूसरा रूल है, आप नोट कर सकते हैं। तीसरा रूल यहाँ पे क्या होता है, अगर 1, 4, 7, 10 के वो स्वामी हैं, अगर मेलेफिक ग्रह 1, 4, 10 के स्वामी हैं और साथ साथ 3, 6, 8, 11, 12 के भी स्वामी बन जाते हैं, तो फिर क्या रूल होगा, तो उस केस में ये शुभ रिजल्ट कब देंगे। यहाँ पे 2 कंडीशंस है। पहली कंडीशन, वो केंद्र में ही जाके बैठे लेकिन अपने ही भाव में बैठना चाहिए उनको। दूसरा रूल यहाँ पे क्या होता है कि वो लगन से त्रिकोण में जाके बैठ जाएं, तो वो फिर शुभ प्रभाव देते हैं। तो बहुत सारे रूल्स हैं जो आज कवर हो गए हैं। अगली वीडियोस में जो बाकी रूल्स बच गए हैं उनको एक साथ में एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा, और फिर चलेंगे प्रश्न कुंडली कैसे बनती है, क्या उसमें हमको देखना होता है, अलग अलग क्वेश्चंस उसमें हम लेंगे और क्या उसमें रिजल्ट होता है वो डिटेल्स में उसकी चर्चा करेंगे। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। जय शनिदेव।